कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ नया सीखना शुरू किया हो? हम्म कोई भी चीज, जैसे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या कोई नई भाषा, और शुरुआत में सब कुछ बहुत तेजी से होता है। हाँ, हर दिन लगता है कि कुछ प्रोग्रेस हो रही है। बिल्कुल। और फिर अचानक ऐसा लगता है जैसे आप एक दीवार से टकरा गए हैं। हाँ, एक पॉइंट आता है जब आप मेहनत तो उतनी ही कर रहे होते हैं, शायद ज्यादा भी। पर लगता है कि आप 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रहे। और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है शायद ये मेरे बस की बात नहीं है। सही बात है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे अकादमिक लेख हैं जो सीखने की इसी प्रक्रिया की एक तरह से चीर-फाड़ करते हैं। अच्छा। ये हमें एक नक्शा देते हैं कि ये दीवार क्यों आती है, इसका क्या मतलब है, और सबसे जरूरी, इसे पार कैसे किया जाए। तो आज हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि सीखना क्या होता है, बल्कि ये भी जानेंगे कि जब हम सीखने की राह में अटक जाते हैं तो विज्ञान हमारी मदद कैसे कर सकता है। बिल्कुल। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? सबसे बुनियादी सवाल से। हाँ, कि सीखना या अध्ययन, इसका असली मतलब क्या है, क्योंकि ये सिर्फ परीक्षा के लिए जानकारी रटना तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये तो पक्का है। तो अगर वो उदाहरण लें कि गर्म चीज से हाथ हटा लेना भी एक तरह का सीखना है, तो इसकी एक सरल सी परिभाषा क्या होगी? देखिए, इन स्रोतों का सार एक बहुत ही सीधी सी बात में है। अनुभव से आपके व्यवहार में जो स्थायी बदलाव आता है, वही सीखना है। व्यवहार में स्थायी बदलाव। हाँ, वो बच्चा जिसने गर्म चीज को छुआ, उसके व्यवहार में एक बदलाव आ गया, एक स्थायी बदलाव। वो दोबारा उसे नहीं छुएगा। ये कोई परीक्षा नहीं थी, कोई क्लासरूम नहीं था, लेकिन ये सीखने का सबसे शुद्ध रूप था। ये दिलचस्प है, क्योंकि हम अक्सर सीखने और शिक्षा को एक ही चीज मान लेते हैं। हाँ, और दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। वो क्या है? स्रोत साफ करते हैं कि शिक्षा, या जिसे शिक्षण कहते हैं, वो सीखने की प्रक्रिया का एक औपचारिक, एक संगठित हिस्सा हो सकता है, जैसे स्कूल, कॉलेज। ठीक है। लेकिन सीखना तो उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये तो जन्म से शुरू होता है और जीवन भर चलता है। हर अनुभव हमें कुछ सिखा रहा है। बिल्कुल, हर बातचीत, हर गलती। स्रोतों में महात्मा गांधी का एक उदाहरण भी है, जो कहते हैं कि शिक्षा का असली मतलब है इंसान के शरीर, मन और आत्मा में जो सबसे अच्छा है उसे पूरी तरह से बाहर निकालना। तो अंत में अच्छी शिक्षा का लक्ष्य भी वही है, आपके व्यवहार में एक सकारात्मक बदलाव लाना। सही पकड़ा आपने। ठीक है, तो सीखना मतलब व्यवहार में बदलाव। तो फिर वो कौन सी चीज है जो इस बदलाव की शुरुआत करती है? मतलब पहला धक्का कहाँ से आता है? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हम यूं ही तो कुछ सीखना शुरू नहीं कर देते। नहीं। यहीं पर ये स्रोत हमें सीखने की यात्रा के पहले पड़ाव पर ले जाते हैं। इसमें दो चीजें सबसे जरूरी हैं। क्या है वो? पहला है लक्ष्य, एक मकसद। हम्म। जब टैक्स पहले लेती हम पानी नहीं खोजते हैं ना, तो सीखने की प्रक्रिया शुरू होने के लिए कोई ना कोई वजह, कोई लक्ष्य होना ही चाहिए। और दूसरा यकीनन प्रेरणा होगी, मोटिवेशन। बिल्कुल, प्रेरणा वो पेट्रोल है जो इस गाड़ी को लक्ष्य तक ले जाने के लिए चाहिए। ये अंदर से भी आ सकती है और बाहर से भी। हाँ, जैसे संगीत के प्यार के लिए गिटार सीखना, ये अंदर की प्रेरणा है, और परीक्षा पास करने का दबाव या प्रमोशन की उम्मीद, ये बाहरी प्रेरणा हो गई। लेकिन क्या इससे फर्क पड़ता है? मतलब डर से सीखना और जुनून के लिए सीखने में नतीजा तो एक ही हो सकता है। एक हद तक हाँ, लेकिन स्रोत बताते हैं कि जो प्रेरणा अंदर से आती है, जो जुनून से जुड़ी होती है, वो आपको मुश्किलों से लड़ने में ज्यादा मदद करती है। अच्छा। खासकर उस दीवार से जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। डर आपको शुरू तो करवा सकता है, लेकिन जुनून आपको अंत तक ले जाता है। ठीक है, तो हमारे पास एक लक्ष्य है और उसे पाने के लिए प्रेरणा भी है। अब आता है वो हिस्सा जहां असल मेहनत लगती है। हाँ, अब हम एक्शन के दौर में आते हैं। इसका पहला कदम है शोधन, या कह लें एक्सप्लोरेशन। जिसका मतलब है कोशिश करना और गलतियां करना। बिल्कुल, कोई भी पहली बार में परफेक्ट साइकिल नहीं चलाता। आप गिरते हैं, अलग अलग तरीके आजमाते हैं। ये सब शोधन का हिस्सा है। ये मुझे टाइपिंग सीखने की याद दिलाता है। शुरू में एक एक बटन ढूंढते हैं, बहुत गलतियां होती हैं। हाँ, और फिर धीरे धीरे आपकी उंगलियों को आदत पड़ने लगती है। सही बात है। और इसी से हम अगले कदम पर आते हैं, जिसे स्रोत कहते हैं। अपनी हरकतों को सुधारना, मॉडिफिकेशन। मतलब? जैसे जब आप तैरना सीखते हैं तो शुरू में हाथ पैर हर दिशा में चलते हैं, बहुत ऊर्जा बर्बाद होती है। हाँ, होता है। धीरे धीरे आप सीखते हैं कि कौन सी हरकतें जरूरी हैं और कौन सी बेकार। आप अपनी हरकतों से फालतू की चीजें हटा देते हैं। और जब फालतू की हरकतें हट जाती हैं, तब एक लय बनने लगती है, एक फ्लो। वही है अगला चरण, समायोजन।
यानी एडजस्टमेंट। इसमें आप सभी जरूरी हरकतों को एक साथ एक सहज प्रवाह में जोड़ देते हैं। जैसे? कार चलाते हुए क्लच, ब्रेक, एक्सीलरेटर सब एक साथ काम करते हैं। बिल्कुल। आपका दिमाग और शरीर पूरी तरह से तालमेल में आ जाते हैं। ये सब सुनने में एक बहुत सीधी प्रक्रिया लगती है। तैयारी करो, एक्शन लो, सुधार करो और सीख जाओ। लेकिन असल जिंदगी में कहानी इतनी सीधी नहीं होती। नहीं होती। और यहीं पर उस दीवार की बात वापस आती है। बिल्कुल, क्योंकि अब हम उस मशहूर लर्निंग कर्व यानी सीखने के ग्राफ पर आते हैं। ये ग्राफ दिखाता है कि समय और अभ्यास के साथ आपकी प्रगति कैसी दिखती है। और जैसा आपने कहा, ये एक सीधी ऊपर जाती हुई रेखा नहीं है। तो इसके चरण क्या हैं? स्रोत इसे कैसे समझाते हैं? पहला चरण है शुरुआती तेजी, इनिशियल स्पर्ट, शुरुआत का जोश। हाँ, जब सब कुछ नया होता है, उत्साह चरम पर होता है और हम बहुत तेजी से सीखते हैं। हाँ, गिटार के पहले कुछ कॉर्ड्स, किसी भाषा के पहले 100 शब्द, ये बहुत जल्दी आते हैं। ये सबसे मजेदार हिस्सा होता है। लगता है कि कुछ ही हफ्तों में एक्सपर्ट बन जाएंगे। इसके बाद भी प्रगति तेज बनी रहती है, लेकिन फिर वो दीवार आती है जिसे हम सब जानते हैं और नफरत करते हैं। हाँ, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण पठार अवस्था, प्लेटो स्टेज, ठहराव का दौर। बिल्कुल। ये वो दौर है जब आप घंटों अभ्यास करते हैं लेकिन आपकी प्रगति का ग्राफ एकदम सपाट हो जाता है। ऐसा लगता है कि आप एक ही जगह पर अटक गए हैं। और यही वो सवाल है जो सबसे ज्यादा परेशान करता है। ये पठार आता क्यों है? क्या इसका मतलब ये है कि हमारी काबिलियत बस यहीं तक थी? बिल्कुल नहीं। और ये जानना ही इन स्रोतों की सबसे बड़ी देन है। अच्छा। वो बताते हैं कि ये पठार आना असफलता का संकेत नहीं है, बल्कि ये सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक और जरूरी हिस्सा है। ये तो बड़ी राहत की बात है। हाँ, इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है अब आप विषय की ज्यादा गहरी परतों में उतर रहे हों, या शायद शुरुआती जोश ठंडा पड़ गया हो। या हो सकता है हम एक ही गलत तरीके से अभ्यास कर रहे हों। शारीरिक या मानसिक थकान भी हो सकती है। तो अगर ये नॉर्मल है तो इससे बाहर निकलने का रास्ता भी होगा। निश्चित रूप से। अगर आप उस ठहराव के दौर में टिके रहते हैं तो आप उसे पार कर लेते हैं। और तब आता है चौथा चरण, अंतिम प्रगति जा टप्पा, एंड स्पॉट। मतलब पठार को पार करने के बाद प्रगति एक बार फिर से तेजी से होने लगती है। हाँ, आप अपने कौशल में महारत हासिल करने की ओर बढ़ते हैं। तो पठार को तोड़ने की चाबी क्या है? क्या बस लगे रहना काफी है? लगे रहना जरूरी है, लेकिन सिर्फ वही काफी नहीं। यहीं पर सीखने की प्रक्रिया के आखिरी चरण काम आते हैं। जैसे? एक है पुनरावृत्ति यानी रिवीजन। पर इसका मतलब सिर्फ एक ही चीज को बार बार दोहराना नहीं है। इसका मतलब है अपने तरीके को बदलना, नई तकनीकें आजमाना, किसी और से सलाह लेना। हाँ, अगर आप एक ही तरीके से दीवार में सिर मारते रहेंगे तो सिर फूटेगा, दीवार नहीं टूटेगी। और जब हम सही तरीके से अभ्यास करते रहते हैं तब शायद वो जादुई पल आता है। हाँ, जिसे स्रोत कहते हैं, मर्म दृष्टि, इनसाइट। वो आहा, ये यूरिका मोमेंट। बिल्कुल। जब आप किसी समस्या से जूझ रहे होते हैं और अचानक दिमाग में बत्ती जलती है और आपको समाधान दिख जाता है। ये अंतर्दृष्टि अक्सर पठार को पार करने के ठीक बाद आती है ना? हाँ, ये उस सारी मेहनत का इनाम है जो आपने ठहराव के दौर में की थी। और क्या इसकी कोई सीमा है? हम कितना सीख सकते हैं? हाँ, स्रोत एक शारीरिक परिसीमा यानी फिजियोलॉजिकल लिमिट की बात भी करते हैं। हर कौशल की एक सीमा होती है। जैसे कोई धावक चाहे कितनी भी ट्रेनिंग कर ले, वो प्रकाश की गति से तो नहीं दौड़ सकता। सही बात है। ये जानना भी जरूरी है ताकि हमारे लक्ष्य यथार्थवादी रहें। इस पूरी बातचीत का शिक्षकों या मेंटर्स के लिए भी बहुत बड़ा मतलब है। बहुत बड़ा। अगर कोई छात्र उस पठार पर है तो उसे आलसी समझने की बजाय शिक्षक को ये समझना चाहिए कि शायद उसे एक नए नजरिए या थोड़े से प्रोत्साहन की जरूरत है। बिल्कुल। ये शिक्षक के धैर्य की भी परीक्षा है। ये समझना कि ठहराव प्रगति का हिस्सा है, सिखाने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? मेरे लिए तो यह है कि सीखना एक सीधी चढ़ाई नहीं है। ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें तेज दौड़ भी है और एक लंबा सपाट मैदान भी आता है जहां लगता है कि मंजिल दूर जा रही है। और उस सपाट मैदान, उस पठार से डरना नहीं है। इन स्रोतों का सबसे बड़ा सबक यही है। उसे दुश्मन की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह देखें। हाँ, ये एक संकेत है कि आप अब तक जो सीख चुके हैं, आपका दिमाग उसे पचा रहा है, उसे स्थायी बना रहा है और आपको अगले बड़े उछाल के लिए तैयार कर रहा है। बिल्कुल। ये हमें न सिर्फ खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी ज्यादा धैर्यवान बनाता है। सही बात है। ये समझना कि अटक जाना सफर का अंत नहीं बल्कि उसका एक अहम हिस्सा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकत देता है। और यहाँ एक आखिरी सवाल है सोचने के लिए। बताइए।
ये स्रोत हमें कोई नया कौशल सीखने के ग्राफ के बारे में बताते हैं, लेकिन किसी बुरी आदत को छोड़ने या अनलर्न करने का ग्राफ कैसा दिखेगा? ये तो बहुत दिलचस्प सवाल